हेल्थ की बात। जब से कोविड-19 संक्रमण पूरे विश्व में फैला है, तब से कान, नाक, जीभ से जुड़ी हर समस्या एक अजीब उलझन में डालती है। खांसी और जुकाम उपरोक्त किसी भी समस्या का प्रारंभिक चरण हो सकता है। साइनस या साइनस संक्रमण जैसी बीमारी को आमतौर पर व्यक्ति खांसी जुकाम के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इसी बीमारी से जुड़ी बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स पर एक नजर। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि आखिर साइनस होता क्या है, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या कारण है। तो सीधे रुख करते हैं ग्राफिक्स का। तो आपकी स्क्रीन पर साइनस क्या होता है। साइनस नाक की एक गंभीर समस्या है। इसके बाद आपको यह भी बता दें, इस बीमारी में नाक की हड्डी बढ़ जाती है। यानी ये जो बीमारी मुख्य रूप से सामने निकल कर आती है, जब नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो उसको साइनस कहते हैं। साइनस से व्यक्ति को जुकाम रहता है, यानी अगर साइनस की बीमारी है तो आपको जुकाम रहेगा, जुकाम की समस्या लगातार बनी रहेगी। इसके साथ आपको ये भी बता दें, धूल और धुएं से ये परेशानी बढ़ सकती है, ये परेशानी और भी ज्यादा हो सकती है। साइनस होने के कारण क्या है? सर्दी जुकाम ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एलर्जी, लगातार जो नाक में एलर्जी रहती है वो भी एक कारण बन सकता है। उसके साथ दूषित हवा यानी खराब हवा, यानी जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर भी प्रदूषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। धुआं और धूल के कारण भी ये बीमारी हो सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है। और नाक की हड्डी बढ़ना, ये भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो ये हमने आपको बताया कि साइनस क्या होता है, इसके अलावा इसके मुख्य कारण क्या है, कैसे साइनस एक व्यक्ति के अंदर जो है वो उत्पन्न होता है, बनता है। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे मुख्य रूप से क्या क्या इलाज हैं, कैसे हम साइनस से घर पे रहकर बच सकते हैं या फिर कैसे इससे दूर रहा जा सकता है। फिलहाल हम सीधे रुख करते हैं, हमारे जो मेहमान आज के जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी हैं और ये मौलाना आजाद हॉस्पिटल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो दूसरे मेहमान आपके टी स्क्रीन पर हैं, ये भी हमारे साथ जनरल फिजिशियन है डॉक्टर दीपक साहू जी। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ की बात में। जी डॉक्टर सिद्धार्थ जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे व्यूअर्स भी कि आखिर साइनस होता क्या है, ये शब्द क्या है। क्योंकि आमतौर पर जो जुकाम हो या खांसी हो या एलर्जी हो तो ये चीजें तो आम लोगों को पता होती हैं, लेकिन इस तरह का शब्द निकलकर जब सामने आता है तो आमतौर पर ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। तो कैसे हम इस साइनस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं? शीतल जी, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा और ये जरूरत करने का। तो हमारे इंडिया में लगभग 20 से 25% लोग साइनस से अफेक्टेड है। जहाँ तक साइनस की बात है, आपके नाक के पीछे खाली एक वैकेंट स्पेस होता है जहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है और वो हमारे जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें हम काफी सारी होता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी टीम जल्दी से फिर से आवाज जो है वो उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ जी, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस समय जो आवाज है वो नहीं पहुंच पा रही है। एक बार नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर कि आखिर क्या है साइनस और कारण क्या है। ग्राफिक्स पर एक नजर फिर से डालने की कोशिश करते हैं। आपकी टी स्क्रीन पर भी ग्राफिक्स चल रहे हैं और फिलहाल साइनस होने के क्या कारण है और साइनस होने के लक्षण क्या है। आवाज में बदलाव हो सकता है, ये आप ग्राफिक्स जरा नजर डालिए क्योंकि जब हमारे मेहमान इस वक्त संपर्क में नहीं है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। साइनस होने के लक्षण क्या है? आंखों के ऊपर दर्द हो सकता है, इसके साथ साथ और भी लक्षण आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गले में खराश और खांसी, ये भी एक कारण जो है वो हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो है कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। तो वापस हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ संपर्क वापस हमारी टीम ने जोड़ लिया है। तो ये कुछ उपाय भी आपकी टी स्क्रीन पर हैं, किस किस तरह से आपको इन चीजों से बचना है। वापस रुक करूंगा डॉक्टर सिद्धार्थ जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगा। संपर्क जो है वो टूट गया था। किस तरह से हम इसको जो है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, साइनस एक वैकेंट खाली स्पेस है। जब हम अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तब उसको साइनोसिस बोलते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि साइनस से जो हमारा म्यूकस सिक्रीट होता है वो हमें काफी हद तक एक हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस भी है। लेकिन अगर ये इसका सिक्रीट होता है तो वो कहीं वो ड्राई हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसे साइनोसिस बोलते हैं। इसमें एक चीज और भी है, जब अगर ये हार्ड हो जाता है ड्राई के बाद
हो गया तो एक बड़ी हुई हड्डी की जैसी दिखती है एक्सरे के टाइम पे, तो जिसको हम लोग बड़ी हुई हड्डी भी एक तरीके से कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 20 से 25% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड है इंडिया में बिकॉज ऑफ साइनस। ठीक है। इसकी गंभीरता को अगर समझें तो आप ये मान के चलिए 30% लोग ऐसे हैं जो भी ऐसे फूड का सेवन करते हैं जिससे कि साइनस जो लाइक कोल्ड ड्रिंक हुआ या कोई ठंडा पदार्थ का वो ज्यादा सेवन करते हैं, उनमें ये रिस्क ज्यादा है। उसी के साथ 24% ऐसे लोग हैं जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी वीक है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो 21% जो हमारा वेदर चल रहा है, सीजनल चेंजेस है या एनवायरमेंटल चेंजेस है, इसमें भी 21% लोगों की जो अब तक रिपोर्ट आई है इसमें 21% लोग अफेक्ट होते हैं सीजनल एंड वेदर चेंजेस की वजह से। और एक चीज और इम्पोर्टेंट आपके माध्यम से कहना, जो 14% लोग हैं जिनके भी वीक डाइजेशन सिस्टम है उनको भी इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। और 11% ऐसे बहुत से अदर वेरियस फैक्टर्स भी हैं जो साइनस का कारण बनते हैं। ठीक है। डॉक्टर दीपक जी, आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक जी, आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है साइनोसिस बनने के, क्या मुख्य कारण रहते हैं। हालांकि हमने भी कुछ कारण दिखाए हैं ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि यह साइनोसिस जो है वो कैसे उत्पन्न होता है एक इंसान के अंदर और कितना प्रभावित होता है। देखिए, जो ये साइनस है वो एक स्पेस है। साइनस हमारे जो ब्रेन के अंदर एक एयर फिल्ड स्पेस होते हैं, बट कोई कारण जैसे हम बताते हैं कि वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे कोई पॉल्यूशन हो, चाहे वो ठंड से हो, चाहे हमारे खान पीन से हो, तो इनके कारण से जो हमारे जो साइनस हैं, जो स्पेसिस हैं ब्रेन के अंदर, उनमें जो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं साइनसाइटिस। दैट इज जो डिजीज जो है उसको साइनसाइटिस बोलते हैं। और साइनस जो है वो एक फिल्ड स्पेस है, खाली स्पेस है। अगर उसके अंदर किसी कारण से, कारण मैंने बताए, कोई फीवर आ रहा है, कोई हमें खांसी जुकाम है, या फिर हमें लंबे समय से जो है हेडेक है, इन कारणों से, इनकी वजह से जो है हमारे को जो है साइनस के जो लेयर हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इन्फ्लामेशन होने के कारण से उसके अंदर जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है, और जो कि हेडेक कॉज करेगा और रनिंग नोज होगी। और साथ में अब हम बात करें जो साइनस हैं उनके टाइप्स क्या हैं, वो क्या हो सकता है, और मैक्सिलरी साइनस होते हैं, ऑर्बिटल है, फ्रंटल है, क्योंकि ऑर्बिटल इधर है, फ्रंटल इधर हो गया, और मैक्सिलरी साइनस इस टाइप में यहाँ पे होते हैं। तो इन स्पेसिस के अंदर किसी भी इंफेक्शन से, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कोई पैथोजेनिक हो, या कोई पॉल्यूशन से हो, तो इनके कारण से जो भी इंफेक्शन होगा वहां पर जो वो लेयर है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाएगी। इसी के कारण से हेडेक हो गया, जो लक्षण है साइनस के, सर दर्द आना, नाक से पानी आना, छींके आना, और सीवियर हेडेक, इस एरिया में हेडेक हो सकता है। इन जो मैं एरिया बता रहा हूँ, इन रीजन के अंदर यहाँ ये सारा जो है डॉक्टर साहब क्या रीजन है जी, तो क्या इसके जो लक्षण हैं वो सीजनली ही दिखाई देते हैं या आमतौर पर इसके लक्षण निकलकर सामने आ सकते हैं? देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो ये मैं कहूंगा कि ये होता ही रहता है, बट किसी किसी में ये सीजनल में भी देखने को मिलता है। जैसे इस टाइम पॉल्यूशन ज्यादा है तो क्या है कि वहां पर चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, क्योंकि जब पॉल्यूशन होगा तो ज्यादा हमें खांसी जुकाम रहेगा, तो जो है साइनस तक इन्फेक्शन ट्रेवल कर सकता है। और जब साइनस में जाएगा, उन स्पेसिस में जाएगा, तो क्या होगा, साइनोसाइटिस और हेडेक हो सकता है, और सर दर्द तो इसमें बहुत ज्यादा बताया जाता है। फिर इसका जो हम स्पेसिफिक डॉक्टर से डायग्नोज हम करके इसको फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। जो भी पेशेंट आता है हम उसमें इस तरह से इसको क्योर करते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, ऐसी क्या जो इस बीमारी के संबंधित ऐसी क्या चीजें हैं जो हम करने से जो है इसको रोक सकते हैं, पहले ही इससे हम सतर्क रह सकते हैं ताकि हमें या हमारे अंदर इस तरह की बीमारी उत्पन्न ना हो? तो ऐसी क्या क्या सावधानियां हैं जो हमें घर पर रहकर पहले से ही बरतनी चाहिए? शीतल जी, देखिए, इसमें जनरलाइज टर्म में तो बहुत से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन आते हैं। इसमें हम ये जनरलाइज टर्म थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसकी हाइजीनिक कंडीशन क्या है। उसके अलावा भी इससे जो इनिशियल मैनिफेस्टेशन सिम्टम है, वो चीखना है, खांसना है, या नजला जुकाम जो हम बोलते हैं, या कॉन्स्टिपेशन है, तो कई तरीके से हम सिम्टम्स बेस्ड भी डायग्नोसिस जो पर्सनलाइज्ड ही हम ट्रीटमेंट का वो रिकमेंड करते हैं। जहां तक जनरलाइज टर्म में आप बात करेंगे तो हमें, जैसे अभी दिल्ली का पॉल्यूशन, जैसा डॉक्टर हमारे कलीग ने भी बताया, पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है तो ये भी हमें एज ए एलर्जन भी काज कर सकता है।
इसलिए हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी थेरेपी है, मेडिकेशन भी है, जैसे हल्के गुनगुने पानी से गरारा करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर संभव हो तो थोड़ा सा कुछ हमारे प्राणायाम है या कुछ ऐसी पानी वाली क्रिया है जिससे हम अपने नाक के लेयर को क्लीन रख सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं जनरलाइज काम में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, क्या ये कम्युनिकेबल हो सकती है, यानी फैल सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान में? क्या ऐसा इसमें जो है कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है? तो चलिए देखिए, ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, वायरल भी होते हैं, एलर्जन भी हैं। तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो ये एक काइंड ऑफ फ्लू है। जैसे हमारे यहाँ अभी जैसे मतलब उसको बोलते हैं, जैसे कोविड के टाइम में वैक्सीन लेते हैं, ऐसे एक फ्लू स्टार्ट होती है। ये ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन इसमें कैजुअलिटी बेसिकली हाई रिस्क नहीं है, लेकिन ये ट्रांसमिशन हो सकता है बाई एयर के माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी है। ठीक है, ठीक है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है, खतरा दूसरे लोगों को भी हो सकता है। वापस डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपक जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक जी, मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आमतौर पर जुकाम होता है या बुखार जैसी जो कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं, इसको और साइनस को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो कैसे हम पहचान सकते हैं? हालांकि कुछ सिम्टम्स भी आपने बताए, लेकिन मुख्यतः अगर हम जो मेन इसका मुख्य रूप से जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे ये जो है वो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, अगर एक नॉर्मल फीवर है या नॉर्मल स्नीजिंग, ईचिंग है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि जब अगर पेशेंट को साइनसाइटिस की दिक्कत होगी तो ये जो मैंने रीजन बताए, ये जो रीजन है दैट ऑर्बिटल, मैक्सिलरी और ये फ्रंटल जो साइनस है, तो इन रीजन पे ही पेन होगा और पेन जो है बहुत सीवियर होगा। और बहुत सीवियर पेन इसमें पेशेंट जो है हेडेक की समस्या लेके आता है, साथ में गले में खराश हो सकती है, नाक से पानी आ सकता है और पेशेंट जो है चिड़चिड़ा इसमें हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन होने से इसमें इन्फेक्शन ट्रेवल करता है। सिंपल खांसी जुकाम के अंदर पेशेंट इतना इरिटेट नहीं होगा, वही कोल्ड अगर 5-7 दिन 10 दिन रह जाए तो वो इन्फेक्शन साइनस में जाके साइनसाइटिस कॉज करता है। तो ये है, इसमें डिफरेंशिएट इजीली हो जाता है। हेडेक से ही हम करेंगे, दोनों के अंदर ये है। इसका टाइम पीरियड कितना है? आमतौर पर जब हम जुकाम की बात करते हैं तो 4-5 दिन या 6 दिन रहता है, उसके बाद खुद ब खुद अगर दवाई ना भी लें तो ठीक होने की कगार पर रहता है। लेकिन अगर हम साइनस की बात करें तो इसका एक टाइम पीरियड क्या है? कितने समय तक ये रह सकता है जब एक व्यक्ति में जब ये ग्रसित होता है? जो नॉर्मल कफ है या नॉर्मल कोल्ड है, उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड बात करें या पूरा टोटल इसका पीरियड है कि 5 to 7 डेज में ऑटोमेटिकली वो क्योर हो जाता है अगर हम कोई मेडिसिन भी ना लें। लेकिन अगर वो क्योर नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी कम है, तो वो इन्फेक्शन जो है ट्रेवल करेगा साइनस के अंदर और साइनसाइटिस हो जाएगा। यानी हम माने कि 8 दिन, कम से कम 8 दिन के बाद जो है इसमें जो है कुछ सिम्टम्स जो है ये सीवियर आने लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, डॉक्टर सिद्धार्थ जी आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, घर पर इसके क्या नुस्खे हो सकते हैं? घरेलू नुस्खे की बात करें तो क्या क्या इसके लिए अहम हो सकता है? अगर साइनस होता है तो घर पर हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं या नहीं? कुछ हद तक हम घरेलू नुस्खे प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि गुनगुने पानी से गरारा करना हुआ, या फिर घर पे कुछ काढ़ा का हमारा रेसिपी है, च्यवनप्राश से जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, तो ऐसे भी घर के जो रेमेडीज है वो यूज किए जाते हैं। लेकिन वो डिपेंड आपको ये डिपेंड करेगा कि आपके साइनस सिम्टम्स किस तरीके से है। जैसे साइनस सिम्टम्स किस ज्यादा लगता है कि कंटिन्यूअस छींकना आ रहा है या खांसना बंद नहीं हो रहा है या आपके गले में कुछ भी निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के सुपरविजन में जो वो सजेस्ट करते वो करें। इनिशियल के लिए होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टाइम के लिए आई विल नॉट सजेस्ट। ठीक है, डॉक्टर दीपक जी, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा इस साइनसिस से बाकी जगहों पर, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, चाहे वो आंखें हैं या हमारा ब्रेन है, क्या उस पर भी असर पड़ सकता है? क्या बाकी पार्ट्स में भी, जो हमारे सिर में जो पार्ट्स हैं उनमें भी असर पड़ सकता है? और अगर पड़ता है तो कितना ज्यादा प्रभावित हो सकता है, कितना ज्यादा घातक हो सकता है? देखिए, जो और पार्ट्स हैं हमारे, चाहे आई हो या ब्रेन का अनदर पार्ट हुआ, क्योंकि जब लॉन्ग टाइम हम साइनसाइटिस से गुजरेंगे तो वो म्यूकस जो है, जो इन्फेक्शन जो है, चाहे वो वायरल है चाहे वो बैक्टीरियल है, वो ट्रेवल करके अनदर पार्ट में अगर जाएगा तो उसमें जो है प्रॉब्लम कॉज हो सकती है और उसमें फिर सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे।
यानी मेरा कहने का यह है कि अगर हम इसको समय पर ट्रीट नहीं करेंगे तो यह फैलेगा, और फैलेगा तो ब्रेन के किसी भी पार्ट में जहां पर कोई स्पेस होंगे तो वहां पर जाएगा, क्योंकि ये इसमें क्या म्यूकस एक्युमुलेट होने लगता है, तो वो फैलेगा, तो उसमें जो है पेशेंट को काफी समस्या होने लगती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये फैल सकता है, आगे भी दिक्कत कर सकता है। तो किस तरह के परिणाम है डॉक्टर साहब, अगर ये फैलने की कगार पर बन जाता है? आप कह रहे हैं कि वो अगर फैलेगा तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, क्या कितना खतरा हो सकता है उससे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे को 6-7 दिन से कोल्ड है और ज्यादा हेडेक होने की स्टार्टिंग हो गई है, तो तुरंत डॉक्टर से मिले, साथ में कुछ कंसल्ट करने, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो आंखों में जा सकता है, और जैसे मान लो अब हमने बताया स्पेसिस के अंदर है, वहां पर और भी ज्यादा सीरियसनेस कॉज करेगा, यानी इन्फ्लामेशन हो सकती है, यानी पस पड़ सकती है वहां पर, और रेड पस पड़ेगी तो और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वो ऐसी नौबत ना आए कि कोई वहां पे हमें सर्जरी करवानी पड़े या बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो जाए। कभी कभार ऐसा होगा कि साइनस जब बढ़ जाएगा तो होता क्या है कि स्मेल भी हमारी लॉस ऑफ बिल्कुल सेंस जो है, स्मेल जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब स्मेल खत्म हो जाएगी तो यानी जो हमारे जो नर्व्स हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा, तो उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती। इसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो इसको हल्के में ना लें, थोड़े से भी सिम्टम होते ही तो क्या जानलेवा भी नहीं हो सकती डॉक्टर दीपक जी? मतलब अगर अब हम इसको ब्रेन से जोड़ते हैं तो जानलेवा नहीं हो सकती? कोई भी बीमारी हो, अगर उसका हम समय पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर वो बढ़ेगी तो जानलेवा की तरफ जा सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि इससे जान जा सकती है, तो जानलेवा जैसी हो सकती है। तो मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा कि आपको इस पे थोड़ा सा जो घर पे ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, वैसे तो घर पे नहीं करना है, डॉक्टर से जाना है मिलने। घर पे करने के लिए आपको प्रॉपर इसमें स्टीम लेनी है, क्योंकि स्टीम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। वो क्या करेगा, जो यहाँ पे कफ का जो एक्युमुलेशन, जो म्यूकस एक्युमुलेट है, वो ट्रेवल होके आपका जो है पिघल के जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, या मुंह से बाहर निकलेगा या नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जो हमें मेन जो है वो म्यूकस को निकालना है। म्यूकस निकलते ही आपकी जो सांसें हैं वो ठीक चलेंगी, छींकें नहीं आएंगी, आंखों से पानी नहीं आएगा, सर में दर्द नहीं होगा। तो ये चीजें धीरे धीरे नेग्लेक्ट हो जाएंगी। ठंडी खट्टी चीजें बंद रखें और साथ में मास्क लगाएं, पॉल्यूशन है तो मैं ये बेसिकली कहूंगा। बाकी अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स, एंटी एलर्जिक और नेजल स्प्रे वगैरह इसमें चलते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराने की इसमें बात नहीं है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर सिद्धार्थ जी आपके पास लौटूंगा। दिल्ली में काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI कम से कम 500 से पार जो है वो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, जो दिल्ली के कुछ मुख्य इलाके हैं। अगर हम इसको इससे जोड़ें तो प्रदूषण की जो लगातार बढ़ रही समस्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसके क्या क्या उपाय हैं जो हम इस स्थिति में ना हो कि हमारी नाक में कोई प्रॉब्लम हो या आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि लगातार प्रदूषण की समस्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, प्रदूषण तो फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका इम्पैक्ट भी ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है। तो बचने का तरीका वही है कि आप जहाँ भी बाहर निकले मास्क लगाएं, और जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा सा लिमिटेड रखें। उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इस वेदर में जो हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक और फरवरी से मार्च तक होता है, इसमें काफी पार्टिकल जो एरोसोल्स हैं वो इन्वायरमेंट में होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब बाहर आप निकल रहे हैं तो घर जब पहुंचते हैं तो आप अच्छे से अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए हाथ मुंह अच्छे से धुलें, अपने जो भी ओपन ऑर्गन्स हैं उसको अच्छे से वॉश करें। उसके अलावा जो पॉल्यूशन से रिलेटेड ही चीजें हैं, तो इसमें जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि नेजल स्प्रे है, गुनगुना पानी से धुलना है, भाप लेना है, ये सभी प्रक्रिया भी आप अपना सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें इस समय खास तौर पर। ठीक है, ठीक है डॉक्टर सोनकर जी, कहीं ना कहीं खान पान का बहुत महत्व रहता है और हर तरह की बीमारी के पीछे खान पान का भी काफी बड़ा कारण रहता है। अगर इस साइनस से हम जोड़कर देखें तो क्या कोई कनेक्शन है खान पान का? कोई गलत तरीके की जो चीजें आज खाई जाती हैं, फास्ट फूड की बात करें, गली फूड की बात करें, तो क्या कोई कनेक्शन है इन दोनों चीजों के बीच में? जी चलिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो 30% साइनस का जो देखा गया है वो जनरली वो फूड हैबिट से ही है। अगर किसी ने अगर ज्यादा ठंडा खाता हो, ड्राई काफी तैलीय पदार्थ खाता हो, वो पदार्थ जो इजिली डाइजेस्टेबल नहीं है, या फिर ऐसे पदार्थ जो कि लाइक गोभी या वो ऐसी चीजें जो कम क्रिएट करते हैं, ऐसे पदार्थ का कहीं कहीं एक्सेलरेट करता है साइनस से। दूसरी चीज, इसके लिए रिकमेंडेशन ये होगा कि
हल्का भोजन करें और डाइजेस्टेबल फूड का इस्तेमाल करें, खासकर इस सीजन में जिसमें पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके फूड हैबिट्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं साइनस की स्थिति में। ठीक है डॉक्टर दीपक जी, आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि समय भी कम है। मैं ये जानना चाहूंगा इसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर प्रोसेस के नजरिए से देखा जाए तो क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और ट्रीटमेंट का कितना रोल है, क्या इलाज इसका हो सकता है या नहीं, और एक जनरल एक संदेश क्या रहेगा आपका हमारे दर्शकों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? अगर सिम्टम्स थोड़े से कम है, स्टार्टिंग है, तो आप घर से ही ठीक हो सकते हो। अगर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है तो डॉक्टर से मिलना है। अब डॉक्टर का जो हमारा जो ट्रीटमेंट इसमें क्या रहता है, तो हम इसमें सबसे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक का कुछ इसमें नेजल स्प्रे आते हैं डियोनेज करके। मैं ये कहूंगा कि यहाँ से यूज ना करें, पहले डॉक्टर से मिलें। डियोनेज वगैरह नेजल स्प्रे आते हैं एंटी एलर्जिक, और इनके लिए साथ में कुछ स्टेरॉइड्स भी यूज करवा देते हैं अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए तो। साथ में कुछ एंटी एलर्जिक ये यूज होते हैं। ये तो इसका ट्रीटमेंट रहा। और साथ में नेजल स्प्रे डेली इसमें डाला जाता है। साथ में ठंडा खाना बिल्कुल अवॉइड करा देते हैं, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करा देते हैं, मास्क का प्रॉपर यूज करवाते हैं इसमें हम। और जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप जो है ठंडा। डॉक्टर साहब 10 सेकंड में सर्जरी का प्रोसीजर जो है वो किस स्थिति में हो सकता है, किस स्टेज पे हो सकता है? सर्जरी की नौबत जब आ सकती है कि जब हम बहुत लापरवाह हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो गया है, वो इतना हो गया है कि म्यूकस का जो है वो थिक हो गया है कि गांठ टाइप से बन गई है, तो हमारी स्मेल बिल्कुल बंद हो गई है, हमारी जो आंखों की रोशनी उस पर भी अफेक्ट आ गया है। तो जब ऑर्गन जब अफेक्टेड होने लग रहे हैं तो वो नौबत है कि वहां पे सर्जरी का दौर आ गया है। ये सिर्फ लापरवाही से होगा। अगर स्टार्टिंग में कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपक जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हमने ये प्रोग्राम अपने